आप जानते हैं दोनों फेजेस में बिहार में बम्पर मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पूरे चुनावी समीकरण को और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसने बना दिया है। महिलाओं ने हर बार की तरह पुरुषों से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया है। 71.06% महिलाओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं पुरुष जो है उनका आंकड़ा पीछे रह गया। 62.8% पुरुषों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस तरह पुरुषों से 8.26% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। लेकिन यह वोटिंग किसके पक्ष में है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। क्या नीतीश कुमार का महिलाओं को 10,000 वाला दाव गेम चेंजर साबित हुआ है? वहीं बिहार चुनाव एग्जिट पोल सामने आई तो राजनीति में भी काफी गर्माहट आ गई। ज्यादातर एग्जिट पोल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की वापसी को इंडिकेट करती हैं, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से कुछ कमजोर नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ ओपिनियंस पोल होते हैं, कई बार ये बिल्कुल सटीक भी साबित होते हैं, कई बार असलियत से कोसों दूर नजर आते हैं। वो सारी चीजें देश ने देखी है, जनता ने देखी है। अब इंतजार इस बात का है कि सत्ता की कुर्सी आखिर किसके हाथों में जाएगी, एनडीए या महागठबंधन। इसी पर करेंगे, कुछ फैक्टर्स पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 69.9% मतदान हुआ है, जो बताता है कि जनता ने बड़े उत्साह से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की जनता ने किसे चुना है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को या तेजस्वी यादव के महागठबंधन को। अधिकतर एग्जिट पोल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर कमजोर दिख रही है। एएम एनालिटिक्स भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल में भी एनडीए को 140 से 170 सीट और महागठबंधन को 60 से 90 सीट मिलने के आसार हैं। एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगन हैं। नीतीश कुमार मंदिर और मजारों पर मत्था टेक रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू जीत का दावा करते हुए कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने फिर से विकास पर भरोसा जताया है। देखिए, एग्जिट पोल और जो चुनाव हुआ अभी, मतदाताओं का स्पष्ट रुझान था, संकेत था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह का माहौल मतदान केंद्र का था सरकार के प्रति, और जो विकास एनडीए सरकार ने किया है, जनता पर उसका प्रभाव था, महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रभाव था। और एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा जनता ने मैंडेट दिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में बदलाव तय है। साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है और मतगणना के दौरान काउंटिंग को स्लो करने की साजिश चल रही है। प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है, वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बम्पर मतदान किसके पक्ष में गया है, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जनता ने अपना काम कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, यानी बिहार पूरे मूड में भी है और मोड में भी है। एग्जिट पोल भी आ गए हैं, ओपिनियन पोल भी आ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर कोई कह रहा है एनडीए की वापसी हो रही है। ऑन एन एवरेज सीट्स की बात करूं तो 130 आप समझ लीजिए, 132 आप समझ लीजिए। मैजिकल आंकड़ा है बहुमत पाने का 122। लेकिन कई बार हमने देखा एग्जिट पोल बिल्कुल धराशायी भी हुए, कई बार हमने देखा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक भी हुए। इस बार क्या होने वाले, और क्या जो इस बार मैंने आपको आंकड़ा बताया
कि महिलाओं ने तो इस बार 8% ज्यादा पुरुषों से मतदान किया है। भागीदारी, घर का चूल्हा चौखा भी किया, नाश्ता भी बनाया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया और अपना आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में घर से भी निकली। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ शुभेंदु अवस्थी सर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शुभेंदु सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ भरत सिंह जी हैं, बहुत प्यारे चेहरे कांग्रेस के और बहुत अच्छा बोलते हैं। भरत सर, नमस्ते कर रहा हूं आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी की तेज तरार प्रवक्ता सारिका मैम मुझे नजर आ रही है। सारिका मैम, गुड इवनिंग, नमस्ते करता हूं आपका भारत एक्सप्रेस पर, मेरे शो पर। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सौरभ कुमार झा साहब नजर आ रहे। सौरभ भाई, नमस्ते कर रहा हूं। बीइंग जेंटलमैन, सारिका मैम आप ही से शुरू करूंगा मैं। सारिका मैम, प्लीज मुझे बता दीजिए, इस बार तो क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, स्ट्रांग महिलाओं में आपके चेहरे को हम प्रोजेक्ट करते हैं, इस बार महिलाओं ने तो कमाल ही कर दिया। बिहार वैसे एक अलग मोड में नजर आ रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, किसके अगेंस्ट में जा रहा है वो तो मैं आगे पूछ लूंगा, लेकिन ये जो रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट निकला, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से बहुत इस बार वोट देने की और वोटिंग की प्रतिशत जो रही वो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रही, जबरदस्त, और बड़े ही उत्साह से बिहार के लोगों ने वोट किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। और महिलाएं इस बार निश्चित रूप से तय करेंगी कि सरकार किनकी बनेगी। वैसे हम एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करते, हम एग्जैक्ट पोल में बिलीव करते हैं, और एग्जैक्ट पोल का जो रिजल्ट है वो 14 को देखने को मिलेगा। बस हमारी इच्छा यही है और गुजारिश यही है कि जो स्लो माध्यम जो इस्तेमाल पिछले दफा किया गया था वो ना हो इस बार, क्योंकि भाई ईवीएम काउंट करना है तो मुझे लगता है जितनी तेजी से वोटिंग हुई उतनी तेजी से काउंटिंग भी होनी चाहिए। लास्ट टाइम की तरह किसी तरह का कोई ये ना हो कि एक समय के बाद काउंटिंग रोक दी गई थी, वो सब चीजें ना हो, परिस्थितियां ना आए। तो हम तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहेंगे कि सारी चीज जो जिस तरीके से सुचारू रूप से वोटिंग हुई है उसी तरीके से सुचारू रूप से काउंटिंग हो जाए। लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकती हूँ कि बिहार के लोगों ने इस बार रोजगार के लिए वोट किया है, बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है अपने सम्मान के लिए। और मुझे लगता है कि ये मैंडेट और ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को गया है, और इसलिए गया है, इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि इन एजेंडों पे अगर किसी पार्टी ने बात की है तो वो सिर्फ महागठबंधन ने बात किया है। हमारे एजेंडे जहां रोजगार के थे, महिलाओं को सशक्त और उनके सम्मान में खड़ा होने की बात थी। आपने देखा होगा हमारे ऑपोजिशन जो है वो अलग अलग दिग्भ्रमित करने वाले मुद्दे लेके आ रहे थे। कभी रील ला रहे थे, कभी कट्टा ला रहे थे, कभी मुजरा ला रहे थे, कभी टोपी ला रहे थे। तो लेकिन हम अपने एजेंडे पे और अपने मुद्दों पे बिल्कुल ही इंटैक्ट थे। हमारे नेता जो है वो कभी भी विषय से विषयांतर नहीं हुए। हमारा मुद्दा कल भी रोजगार था, आज भी रोजगार है, और जो वादे तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता को किए हैं वो निश्चित रूप से बिहार की जनता के आशीर्वाद के बाद वो उन तमाम किए गए वादों को अपने पूरा भी करेंगे। सारिका मैम, एक ओपनिंग में सबका ले लूं। सबसे पहले 2 मिनट मैंने आपको दिया, अब 2 मिनट एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है। शुभेंदु सर जल्दी से आ जाइए। शुभेंदु सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, कल भी आप मेरे साथ थे, आप तो जो एग्जिट पोल आए हैं उसको हाथों हाथ ले ही रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हमारा जो सर्वे रिपोर्ट था वो भी यही था कि सरकार हमारी बन रही है, बढ़िया बात है एकदम। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, सेकंड फेज में 69% ऑन एन एवरेज, आप मान लीजिए राउंड फिगर कर दूं तो 70%, ये आंकड़ा तो दिल तो मोर मांग ही रहा था, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। लेकिन इस बार बिहार की जनता बिल्कुल मूड में है और मोड में भी है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं उनको नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से जो इस चैनल को देख रही है जनता उनको मेरा नमस्कार सर। कई बार डिबेट में बात करते करते हम लोग इधर उधर की बात करते हैं, पर सबसे अपने देश की खूबसूरती यही है कि एक लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में महिलाओं का ज्यादा पार्टिसिपेशन होना। लगभग हमारे फिगर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो 8-9-10% ज्यादा है, और वो फिगर के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा गठबंधन है, जो एनडीए है, वो भारी बहुमत से जीत के आएगा। कारण महिलाओं ने एक चीज देखी कि लगातार बिहार में शराब की बंदी रही, ठीक है, और उस बंदी रहने के कारण उनका परिवार एक बड़ा सुरक्षित रहा और स्वास्थ्य और भोजन की कोई दिक्कत नहीं रही, वरना शराब बिहार को बड़ा खराब करती थी। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण भाजपा को या भाजपा के साथ जुड़े हुए दलों को वोट मिलने का एक कारण तो यही है, महिलाओं का ज्यादा वोट मिलना। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पर भी देख रहा हूं और बाकी सभी चैनल पे देख रहा हूं, यदि
कम से कम लोगों ने 130 दिखाए हैं, लगभग 8 या 10 सर्वे करने वाले लोग हैं। कल मैं आपके चैनल पे था, एआई के माध्यम से भी आपने दिखाया, और उसमें अवस्थी जी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कलेक्शन किया है। पर बाकी लोगों ने जो एग्जिट पोल का एक ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें भी 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख तक के जो सैंपल पीस लिए हैं, उसमें न्यूनतम हमको जो सीट मिली वो 130 मिली और अधिकतम 170 मिली। हमारा कैलकुलेशन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो वहां पर 155 से 175 सीटों के बीच में कहीं आने का है। ठीक है, समय बता देगा। परंतु हमने ये जो चुनाव लड़ा केवल और केवल विकास को लेके, कि विकास क्या होता है ये आप देखिए, डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होता है ये भी देखिए, और कैसा जंगल राज था जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी, राबड़ी देवी जी की सरकार हुआ करती थी। यदि आपको जंगल राज चाहिए तो आप उनको वोट दीजिए, और आपको यदि यही चलता है, विकास की राह में चलना है, तो आप एनडीए को वोट दीजिए। एनडीए को वोट दीजिए। लोगों ने सुना और हमको लगता है ये रिजल्ट में भी आएगा। डन। आपका ओपनिंग आ गया। भरत जी प्लीज, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। भरत जी प्लीज आप मुझे बताइए, 69% से ज्यादा वोटिंग, आपको क्या लग रहा है, ये बदलाव की ये संकेत आपको ज्यादा मजबूत लग रहे हैं कि लोगों का सिस्टम पर भरोसा है, जैसे अभी शुभेंदु सर बता रहे हैं, इसलिए घरों से निकले कि कहीं जंगल राज की वापसी ना हो जाए? रोहित भाई देखिए, शुभेंदु जी अवस्थी साहब ये बताएंगे और जरूर बताएंगे। क्योंकि उन्हें डर है, और डर ये क्यों है वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, जिस तरह से अमित शाह ने वहां पे जाके वहां के मुख्यमंत्री का पत्ता काटने की कोशिश की, क्या वो पूरी कोशिश कर ही लिए थे। मगर मुझे लग रहा है कि मैंने कल भी कहा था, आपके साथ था मैं चैनल पे, कि पूरा खेल जो है वो खराब कर दिया भाजपा का। नीतीश जी ने खेला कर दिया, आप कल कह रहे थे। नीतीश कुमार ने, और उन्होंने खेल खराब कर दिया इनका, क्योंकि वो 101 सीट देके छोटा भाई बनाना चाह रहे थे। बोले कि मैं छोटा भाई तो हो ही नहीं सकता, बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई रहूंगा। एक और दूसरा, 69% जो वोट अभी पूरा वोटिंग में हुआ है, और 71% जो महिलाओं ने दिया है। महिलाओं ने ये दिखाया है कि इस देश में पिछले 11-12 सालों से जो महंगाई महिलाएं झेल रही है ना, जो वादा करके आए थे 400 का सिलेंडर 300 का कर देंगे, 250 का कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भी भेज देंगे, महिलाओं को जो है सुरक्षा देंगे, ये सारे वादे फेल हो चुके हैं। किस तरह से अपहरण का कांड, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार वहां पे आम हो गया है बिहार में, वो सारी चीजें महिलाओं ने भी देखी और पुरुषों ने भी देखा। और खास करके रोहित भाई, जो युवा वहां से पलायन कर रहे हैं, जो युवा आज वहां पे परेशान है, नौकरी रही है, वो सारी चीजें जो है वो वोट के रूप में तब्दील हुआ है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी, राहुल जी और बाकी हमारे साहनी साहब की जो है वो तिकड़ी जो है वो काम कर गई है। और वहां के अभी आपको एग्जिट पोल क्या आएगा वो पता चल जाएगा 14 तारीख को। एग्जैक्ट पोल में कुछ बदलाव आएगा, मैं समझ गया। आपको ओपनिंग आ गया। एक बार झा साहब मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताइए, दोनों फेजेस में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी क्या है, एंटी इनकम्बेंसी क्या है? रोहित भाई आपको नमस्कार, और सारे प्रवक्ताओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आज से 3 दिन पहले हम लोग इसी पैनल पे बैठे हुए थे, और फर्स्ट फेज के बाद हम बैठे थे, तो हमने आपको बोला भी था रोहित भाई, तो 70% से ज्यादा वोटिंग सेकेंड फेज में होगी, जो आपको देखने को यहाँ पे मिला। और जो वोटिंग आप 70%, और आपने अभी जस्ट जिक्र भी किया है, जो 72% के आसपास महिलाओं ने वोटिंग की है, और 62% के आसपास पुरुषों ने वोटिंग की इस बार। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यदि हम युवाओं की बात करें, युवाओं ने रोजगार के लिए वोट की है। यदि हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं के लिए 2005 के बाद नीतीश कुमार और एनडीए की गवर्नमेंट ने जिस तरह से महिलाओं के लिए साइकिल योजना हो, उज्ज्वला स्कीम हो, उसके बाद अभी 10,000 वाली जो स्कीम 75 लाख महिलाओं के बीच में गई, और शराबबंदी, और इसको लेके उन्होंने वोटिंग की। यदि पुरुषों को देखा जाए तो विकास के नाम पे भी वोटिंग हुई है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली जैसी मुद्दे, ये सारी इस चीजों को देखते हुए इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, उसका जो सबसे मेजर फैक्टर ये भी रहा, जो इस बार छठ और दीपावली का त्योहार था, लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए त्योहार भी मनाया, और
लोकतंत्र के महापर्व को साथ साथ मनाने का भी काम किया जी। और मेजर फैक्टर जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 100% जो आपका एग्जिट पोल है, साढ़े 8 से 10 चैनल पे मैं एनालिसिस देख रहा था, तो 120 और 140 के बीच में एनडीए प्लस जो गठबंधन है उनके पास सीट आने की चांसेस है। ठीक है। और दूसरे पेज में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है इसमें मेजर सीमांचल और मिथिलांचल था। सीमांचल और मिथिलांचल में पहले 2005 से पहले आप रोड नहीं देख सकते थे और एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लोग 6-6 घंटा 12-12 घंटा तक लोग पटना पहुंचने के लिए सफर करते थे। तो ये सारे चीजों को देखते हुए महिलाओं ने मॉर्निंग के 6 बजे से लाइन में खड़े होकर वोटिंग की है और हो सकता है आने वाला 14 तारीख एग्जिट पोल में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है सारिका मैम, प्लीज आप आ जाइए अब जल्दी से। सारिका मैम प्लीज, वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बदलाव है, महिलाएं इसलिए निकली है। शुभेंदु सर बता ही रहे हैं कि शराबबंदी, पूरा घर का घर उजड़ जाता था, शराबबंदी करी, फिर मोदी और नीतीश दोनों भाई हैं, महिलाओं के 10-10 हजार रुपए भी दिए, आगे और फायदा देंगे, इसलिए महिलाएं निकली हैं। रोहित जी, शुभेंदु जी ने कहा, मैं उनके सिलसिलेवार तरीके से आपको आज यहाँ डिफाइन करती हूँ। देखिए, पहले इन्होंने कहा शराबबंदी, पहले शराब की दुकानें हुआ करती थी, अब होम डिलीवरी होती है। ये है शराबबंदी कानून का बिहार में। 40,000 करोड़ की एक पैरेलल इकोनॉमिक जो है बिहार में शराबबंदी के नाम पे खड़ी है। और ये आंकड़े आपको अगर देखने हैं तो जेलों में बंद शराब पीने के जुर्म में जो लोग कैद हैं उनके आंकड़े देख करके आपको लगाया जा सकता है। हम कोई हवा में ये आंकड़े बोल नहीं रहे हैं। तो ये तो शराबबंदी के नाम पे जो वो वोट लेने की एक साजिश या जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो भूल जाए। महिलाओं ने उनको शराबबंदी के नाम पे बिल्कुल ही नकार दिया है। टोटली शराबबंदी जो है बिहार में वो फेलियर है। दूसरी ये कह रहे थे भोजन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 47% बच्चे बिहार के कुपोषित है। आप समझ लीजिए, 47% ये सरकारी आंकड़े हैं कि बिहार के बच्चे कुपोषित है। 5 किलो राशन दे करके अगर कोई सरकार सोचती है कि हम अपनी उपलब्धियों को गिना ले, तो 5 किलो राशन पे अगर बिहार या देश का कोई भी राज्य अगर डिपेंडेंट हो, आप समझ सकते हैं वो राज्य जो है बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है जीवन यापन करने के लिए। तो ये भी उनका फेल हो गया। भोजन के मामले में मैंने बता दिया 47% जो है यहाँ पे लोग ये है। क्राइम पे देख लीजिए। चलिए पहले स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। स्वास्थ्य का भी उन्होंने जिक्र किया था। हमने देखा कि अस्पतालों की क्या स्थिति है, किस तरीके से एक दलित बच्ची जिसकी बलात्कार हुई और वो बेचारी इलाज के अभाव में पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल के बाहर उसने दम तोड़ दिया। उसको एक बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिला। तो ये इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अब अगर हम क्राइम पे आए तो प्रतिदिन यहाँ पे लोग कट्टे लहरा रहे हैं, अस्पतालों में घुस के दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर, आवास के बाहर हत्या कर दी गई। प्रतिदिन बिहार में कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है। तो ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। अब वोट ये मांगने क्या गए थे भाई? ये लोगों के सामने गए थे ये कहने की देखो भाई 20 साल में मैंने तो कुछ नहीं किया। हमने तो अपने बिहार में विकास की पुलों को ढहवा दिया, भ्रष्टाचार इतना किया कि 100-200 करोड़ हमारे इंजीनियर अधिकारियों के घर में बरामद हुए, उन्हें हमने फ्लश में बहा दिया। अब ऐसा करो बिहार वासियों, 20 साल तो हमने आपको ठगा है, कम से कम उसके 15 साल पहले वाले लालू जी के शासन काल को याद करके आप हमको वोट दे दो। तो बिहार की वो जनता, बिहार के वो युवा जो इस 20 साल में 25 साल के हो गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस आधार पे तो हम आपको वोट करेंगे नहीं। महिलाओं ने भी इनको दरकिनार कर दिया कि ना ना ना, हमें तो रोजगार चाहिए। जब तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है कि बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी जाएगा, तो बिहार की महिलाओं ने भरोसा किया है। बिहार के युवाओं ने उन पर भरोसा किया। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि महिलाओं के खाते में हम प्रति महीने जो है 2,500 रुपए की राशि उनके सम्मान के लिए देंगे, तो बिहार की हर एक माता और बहनों ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल रहने दीजिए, एग्जैक्ट पोल 14 तारीख को हम लोग पुनः डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम नहीं सारिका जी, मुद्दे तो आपने अच्छे उठाए और मैं तो चाहता हूँ इन्हीं मुद्दों पर अगर ग्राउंड पर माहौल बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। शुभेंदु सर आपको आना पड़ेगा। मैं देख रहा था आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 47% जो बच्चे हैं वो कुपोषित है बिहार में, ऐसा कैसे चलेगा? उन्हीं बच्चों की हालत को सुधारने के लिए महिलाएं बाहर निकली हैं। शराबबंदी के नाम पे घर घर होम डिलीवरी हो रही है, ये आरोप बार बार लगता रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे और इन लोगों का काम है कहना। 20 साल पहले का समय हमारी साथी प्रवक्ता हैं
और उन्होंने वो समय देखा होगा कि कोई भी बिहार में शाम को 5 बजे के बाद निकलना तो क्या, दिन दहाड़े उनको उठा लिया जाता था। महिलाओं की क्या स्थिति थी, यदि गांव के अंदर कोई मोटरसाइकिल खरीद लेता था तो वो जमा हो जाता था। शादियों में शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी और हालत ये थी कि नौकरी देने के लिए उनसे जमीन छीन ली जाती थी। इसको कहते हैं जंगल ये राज। इनके मुद्दे थे रोहित जी, ये इनके मुद्दे थे, इसलिए बिहार की जनता ने इनको इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है स्वप्ना जी, बिल्कुल सही समझ रही है आप। हाँ, फिर क्या हुआ और आगे सुनिए। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा, तेजस्वी जी ने, कि भाई ऐसा समय आ गया है कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे सरकारी। उन्होंने कैलकुलेट नहीं करी कि कितने परिवार हैं और कितनी नौकरियां हैं। 4 करोड़ परिवार को कैसे नौकरी देंगे, कितने समय में देंगे, सरकारी नौकरी। शुभेंदु सर आप ही बोलेंगे। तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा मेरी उम्र कच्ची हो सकती है, वादे मैं पक्की करता हूं, जुबान मेरी बहुत पक्की है। भैया उम्र तो कच्ची थी उनकी, आज भी कच्ची है, पर मैं ये कहता हूं कि यदि कुछ भी बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो कि 4 करोड़ परिवार होंगे मोटा मोटा, मेरा मैं मानता हूं कुछ कम ज्यादा। उतने लोगों को नौकरी सरकारी कैसे दे सकते हैं? क्या भारत में पूरे में भी इतनी नौकरी है कि बिहार में ही है? ये सब सोचने का विषय है। जनता ने देखा कि एक अनमेच्योर धंधा जो निशानी है उस जंगल राज का, जब बिहार को बेहाल कहा जाता था, लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी, और कौन सा घोटाला नहीं हुआ, चारा घोटाला से लेके और क्या कहते हैं, नौकरी देने के लिए भी रेलवे के अंदर जमीनें की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो ऐसे समय को देखकर लोग डर गए कि साहब ये तो बहुत अच्छा समय है, शराबबंदी है, कोई जगह पे कोई मैडम कह रही हैं, हमारे 40,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी, होम डिलीवरी शराब। कहना है कि शराब के लेके कोई पैरेलल इकोनॉमी है, मैं नहीं मानता है। चोरी चमारी सब जगह होती है, लोग चोरी छुपे बेचते होंगे, पर मैं ये मानता हूँ कि सरकार की एक विलफुल ये स्थिति थी कि खुलेआम शराब नहीं बिकनी चाहिए। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों को जब उससे मदद मिली, लोग खड़े हुए और काम करना चालू किया। बिहार चल पड़ा है। आज बिहार की हालत बहुत अच्छी है, जो सब भारत में सबके कंपैरिजन में बिहार सबसे खराब माना जाता था प्रगति के नाम पर। और रोड बनाने के समय कहते थे कि रोड काहे के लिए बनवा दें हम, क्योंकि यदि रोड बनेगी तो अमीर लोगों की गाड़ी निकलेगी और आपके बचुआ बढ़ जाएंगे। ये जवाब हुआ करता था लालू यादव का, सबने टीवी पे देखा है। जब लालू यादव जी से लोगों ने पूछा कि साहब एक तरफ तो वहां पे आप जनसंख्या कंट्रोल करने की बात होती है और आपके इतने सारे बच्चे, तो कहते हैं कि हमारा कंपटीशन पुराने चीफ मिनिस्टर से है और उनका अगला होगा तो हम अगला करब। शुभेंदु जी ये बात तो ठीक है, आप खुद बता रहे हैं, सब लोगों ने सुना है वाले लोग। लेकिन शुभेंदु सर मैं ये कह रहा हूँ, आपकी तो वो पार्टी है ना जो कहती है हम तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगते हैं, हम रिपोर्ट कार्ड रख देते हैं जनता के आगे कि भैया ये हमने काम वादे किए थे, ये हमने डिलीवर कर दिया। 2 दिन के बाद मिल जाएगा रिपोर्ट कार्ड आपको। और ये एग्जिट पोल भी रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है हमारा रोहित जी। और ये रिपोर्ट कार्ड के पहले के नंबर हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस तरीके की रिपोर्ट कार्ड दिखाई जाते हैं तो नंबर उससे अच्छे आते हैं। ठीक है भरत जी, आ रहा हूं। भरत जी एक छोटा सा रिएक्शन शायद सारिका जी देना चाह रही है। सारिका जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, फिर भरत जी के पास जाऊं। सारिका जी। बिल्कुल रोहित जी, मैं 30 सेकंड से लूंगी। पहले तो शुभेंदु जी को माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने चोरी चमारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कदापि उचित नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने लालू जी के कितने पुत्र हैं और पुत्री हैं इस पे किया, तो हम कहना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं शुभेंदु जी, क्या पूरा देश जो है मोदी जी के बिना पुत्र वाला मतलब फैसले पे बिलीव करे क्या? और अभी भी देखिए इनको जितना मिनट मिला, इन्होंने सिर्फ यही कहा कि 15 साल पहले यानी लालू जी के शासन काल में क्या था नहीं था, और सब फर्जी बात जो भी उन्होंने कही एकदम फर्जी झूठा बात। कोई तथ्य नहीं है इनके पास, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं। लेकिन ठीक है, हम उन मुद्दों पे नहीं जाते, हम तो भाई अपने एजेंडे पे रहे थे और बिहार की जनता ने हम पे भरोसा किया है। बिहार की जनता ने हम पे भरोसा करके हमें वोट किया है और ये 14 तारीख के एग्जैक्ट पोल में देखने को मिल जाएगा। तो हमें विषय से विषयांतर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है शुभेंदु सर, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। भरत जी कुछ हम तो बिल्कुल तैयार हैं 14 तारीख। शुभेंदु सर मैं तो कह रहा हूं आप बॉस कर दीजिए, आप बताइए कि हमने पिछली बार ये वादे किए थे, ये हमने डिलीवर कर दिया, इसके आधार पर वोट दिया होगा, वही कॉन्फिडेंस है हमारा कि हम मान रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे। मैं अगली बार आपसे यही बात करूंगा। भरत जी प्लीज आप आइए। भरत जी आप कह रहे हैं नीतीश जी ने खेला कर दिया, लेकिन ये एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कि नीतीश जी की पार्टी इस बार भी बहुत खास परफॉर्म तो कर नहीं पा रही।
यानी इस डबल इंजन में जिसकी बात एनडीए बार बार कर रही है, उसमें खींचने वाला इंजन तो बीजेपी का ही है। और वो पिछली बार भी कह रहे हैं गठबंधन धर्म हमसे कोई सीखिए, नीतीश जी की सीटें कम थी तब भी हमने सीएम बनाया। वो तो रोहित भाई, महाराष्ट्र ने पूरा देश ने महाराष्ट्र को देखा है कि इन्होंने कैसे कैसे सीएम बनाया और कैसे कैसे सीएम को हटाया। ये पूरे देश ने देखा है महाराष्ट्र पैटर्न पे, और वही पैटर्न ये जो है महाराष्ट्र से अब ये ले जाने वाले बिहार में। मैं और एक चीज कह रहा था, ये बता रहे थे 15 साल पहले 20 साल पहले भी। आप मुझे रोहित भाई, मैं फिर आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि 15 साल एक सरकार चलाने के लिए क्या कम होता है क्या? नहीं, बहुत होता है। क्या उस राज्य को सुधारने के लिए 15 साल कम होता है क्या? फिर आप रोना रोते हैं। आप सरकार केंद्र में भी चला रहे हैं तो भी नेहरू गांधी परिवार पे रोते रहते हैं। और अब बिहार पे चला रहे हैं तो राबड़ी देवी और जो है लालू जी पे रोते रहते हैं। अरे कुछ अपना उपलब्धि तो बताइए ना, कि आपने 14 साल में, 12 साल में, 13 साल में, 18 साल में आपने क्या किया? ठीक है। आप दूसरे के पिछलग्गू बन के, आपको जनता ने इसीलिए दिया था क्या वोट? और दूसरी बात, वही नीतीश कुमार जी ने जो है हमारे साथ भी मिलकर सरकार चलाई है, आपको बहुत प्यारे लगते हैं। क्या उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ था? क्या विकास की बात करते हैं? चलिए शुभेंदु जी, आप रिएक्ट कर दीजिए। शुभेंदु जी बता दीजिए क्या हुआ है 15 सालों में। भरत जी बार बार पूछ रहे हैं 20 सालों से आप है, एनडीए की सरकार है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, बिहार कितना अग्रणी कर दिया आपने, कितने उद्योग लगा दिए? वो तो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और सिर्फ डराने आप डराकर वोट मांगना चाहते हैं। वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आरोप आप पर। क्या डर के आज की जनता वोट देती है? बिल्कुल नहीं। कुछ वो कहे ना कहे है। वो कल भी आपके टीवी चैनल पे एक डिबेट आया और एक कोई सज्जन कह रहे थे कि देखिए कितने गांवों से मार मार के भगाया गया इनको। और तो हमने क्या जवाब दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कितने गांवों से मार मार के कुछ गुंडों ने भगाया था, पर जनता ने देखा कि जो भगाने वाले हैं वो गुंडे हैं। और सभी सीटें हम जीते थे। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का काम दिखता है, बोलता है। जिस तरीके से हाईवे, रेलवे और ये एक्सप्रेसवे और एयरप्लेन वे बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, इन्होंने तो खाली चारा ही किया है। मेरे को लगता है कि वो सब लोगों को अभी ये सारिका जी, मैं एक बात कहूंगा, अभी लगभग 10-15 साल 20 साल और लगेगा लोगों को जंगल राज भूलने में, क्योंकि एक जनरेशन जो अब आएगी वो शायद भूल जाए कि जंगल राज क्या था। पर जो लोगों ने भी वो बिहार का स्थिति देखी है, आपने खुद देखी है, आपकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति ये है कि आप आरजेडी की प्रवक्ता हो, इसलिए आपको उनके पक्ष में बोलना है। पर बिहार कैसा था ये सबको मालूम है, आम जनता को मालूम है, पूरे भारत को मालूम है। और अब बिहार कैसा है ये भी लोग जानते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात करता हूँ, शुभेंद्र जी, कि आपने मुझे ये बताइए कि क्या, कैसे किया, क्यों किया? मैंने कहा आपकी जब सरकारें थी मेरे सवाल तब आपने कुछ नहीं किया, और अब आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। हमने तो जो वादा किया हम तो वो पूरा करेंगे। हर गरीब व्यक्ति को भोजन पहुंचाएंगे। हर गरीब व्यक्ति 15 साल तक बताइए ना। मैं बता रहा भाई साहब, ये तो डिबेट कर करके तो हम हार गए। हमने आपको बार बार समझाया, आपको समझ में नहीं आता। अरे भाई मैं भी समझा रहा हूँ ना आपको कि आपको 15 साल कम होते हैं क्या? 15 साल आपको दिया वहाँ की जनता ने, तो 15 साल में आपने क्या किया बताइए ना। 15 साल में आपने जंगल राज क्या डरा महिलाओं की वोट लेना चाहते हैं जंगल राज के नाम पे? कब जंगल राज था भाई? आपके जो सरकार में जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े अस्पताल में घुस के जो है गोली मारी जाती है, वो जंगल राज नहीं होता है। वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपके सरकार में जो है शराब जो है घर घर बट रहा है, और उसको क्या कहते हैं बताइए? वो जंगल राज नहीं है। अच्छा, आप जंगल राज के नाम मेरा प्रश्न का जवाब गांधी नेहरू परिवार के नाम पे आप अपनी रोटी कब तक सेकेंगे? देखिए मैं रोहित भाई आपको कहता हूँ, पिछले 11 सालों से जवाब दे दीजिए, जो है खाली एक मेरा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ये सेट एजेंडा करते हैं इनके जो चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य कहते हैं ना, हमारे अमित शाह जी चाणक्य है। वो चाणक्य ये कहते हैं कि 160 सीट सारे जितने एग्जिट पोल वाले हैं वो बताने पे तुल जाते हैं 160, 145, 150, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर वो 160 नहीं कहेंगे। तो ये जो है महाशय हमारे
गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो रोजी रोटी बंद कर देंगे। और इसी वजह से मजबूरी में इनको लोकसभा के चुनाव में 400 सीट कहना पड़ा। वो 400 कह के गए तो बोले 400 सीट आएगी, 400 सीट औहदे मुंह गिर गया, न 400 आया और न 300 आया, 240 पे अटक के रह गए। तो ये जो खाली मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि शेयर मार्केट को किस तरह से बढ़ाना है। अच्छा। पिछले 2 दिन तक शेयर मार्केट, ये नया पॉइंट आ गया। मेरा तो खाली एक ही प्रश्न है आपसे भरत जी, कि जब लालू यादव जी को जेल हुई थी चारा घोटाला में, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो काहे के लिए जेल भेजे थे उनको? झूठ-मूठ में झूठ मूठ भेजे थे कि ऐसे सच में गए थे, कुछ चारा घोटाला किए थे तभी भेजे थे आप? इसका जवाब नहीं दोगे? जवाब दे दो इसका। अरे भाई मैं शुभेंद्र जी इसका जवाब भी अरे इसका जवाब ले लीजिए ना। अगर कोई गलती किया हमारी सरकार में हमने जिसने गलती किया हमारे भी मंत्री रहे और उसको जेल हुई है, मगर आपकी सरकार तो लालू यादव जी ने चारा घोटाला किया, ये आपने मान लिया। आप लगाते हैं ईडी तो लालू यादव जी ने, तो आप लोग बता ही रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा है, कन्विक्टेड है, कई बार सजा हुई है, वो लालू जी का नाम आप लोग लेते ही हैं। लेकिन ठीक है, इस बार तेजस्वी जी ने सारी कमार अपने कंधों पर ले रखी थी ना, सारी कमार तेजस्वी ने कंधों पर ले रखी थी। अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप, आपकी मजबूरी है। जिनको आपने जेल भिजवाया वही आपके साथ चुनाव में लड़े हुए हैं। ठीक है घोटाला। एक बार मैं झा साहब के पास हो जाऊं, फिर सारिका जी भी हैं। झा सर प्लीज रिएक्ट कर दीजिए, क्या फैक्टर रहे? एम फैक्टर तो नजर आ ही रहा है, महिला फैक्टर तो नजर आ ही रहा है, हर कोई कह रहा है हमारे पक्ष में आ रहा है, हमारे पक्ष में आ रहा है, हमारे पक्ष में आ रहा है। लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आप तो ग्राउंड की चीजों को समझ रहे हैं, 3 वो ऐसे फैक्टर मुझे बता दीजिए कि इस बार हमें बिहार में ये मूड देखने को मिला कि भाई 70% का आंकड़ा हो गया। पहला तो रोहित भाई, सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। विकास, विश्वास, 2 मेजर एजेंडा है। ठीक है। अभी सरिका जी आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही थी, तो आज के टाइम में एक सशक्त नेतृत्व की लीडरशिप की तरफ हर एक लोग देखना चाहते हैं। अभी हम आज से 20-25 दिन पहले की बात कर रहे हैं, जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो तेजस्वी दिल्ली से पटना जाते हैं और लालू जी 2 से 5-10 विधायकों को टिकट बांट देते हैं और 12 बजे रात में उनसे रिटर्न ले लेते हैं। तो लोग आज के टाइम पे बैसाखी की सरकार नहीं चाहती है। सही बात है, क्योंकि तेजस्वी अपना कोई जनाधार नहीं है, लालू जी के जनाधार पे वो चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी हम बात कर रहे थे, हमने राघोपुर का देखा, राघोपुर में क्या नतीजा होगा नहीं होगा वो हम अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहां पे भी बहुत टफ फाइट है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में क्यों सामने लेके नहीं आया? इनके पास 70 से 75 विधायक थे, 70 से 75 विधायक होने के बाद, 75 विधानसभा होने के बाद कितने विधानसभा में इनके विधायकों ने जाके काम किया और उस काम का एक मॉडल सिस्टम लेके ये बातें से तो झा सर मुझे बताइए ना, वो तो बार बार आरजेडी तो कहती आई है ना कि डिप्टी सीएम थे तब इतने लाख नौकरी दे दी, हमने तो करके दिखाया है, हम आगे भी करके दिखा देंगे। ये सारा फैक्टर ग्राउंड पर वर्क नहीं कर रहा, ग्राउंड पर है ही नहीं ये नैरेटिव कि तेजस्वी है, बदलाव कर सकते हैं, बेहतर बिहार बना सकते हैं। सौरभ भाई, तेजस्वी ने डिप्टी सीएम रहते क्या, लेकिन उसका नेतृत्व और लीडरशिप तो नीतीश कुमार जी के पास थी। नीतीश कुमार की कैबिनेट डिसीजन थी, कैबिनेट के चेयरपर्सन नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार का डिसीजन था उसमें। और आप ये देखिए, इतनी अच्छी इनके कॉम्बिनेशन होती तो 2020 में भी 15 में भी जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन हुई, तो दोनों गठबंधन ने 5-5 साल सरकार क्यों नहीं चलाई? इवन आप ये देखिए, लोकसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार क्यों अलग हो गए? मतलब सौरभ भाई आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता को इंडिया ब्लॉक में एक मजबूत विकल्प नजर ही नहीं आया? अभी भी बिहार में एक अल्टरनेटिव विकल्प मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल तो रहा। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा हो नहीं सकता है। नहीं हो और सकता। नीतीश कुमार ने 20 साल में ये करके दिखा दिया, वो शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर कनेक्टिविटी हो या ग्लोबल लेवल पे। लेकिन सौरभ भाई 20 सालों से एक ही चेहरा हो तो जनता देख कर ह्यूमन नेचर है, बोर नहीं होती। ये हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करते हैं, बिहार में नहीं है सौरभ भाई। रोहित भाई मैं आपसे एक बात मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर में आप बहुत अच्छा करते हैं, तो सब यही चाहते हैं रोहित भाई हमेशा आगे अच्छा करते रहे, 60 साल तक अच्छा करते रहे, 80 साल तक अच्छा करते रहे। ठीक है, तो ये तो आपको देखने का नजरिया है ना, आप किसको आगे देखना चाहते हैं, किसमें विश्वास है। विकास और विकास 2 के वजह से इस बार 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसका असर आने वाले टाइम में
अगले जो अभी विधानसभा चुनाव होगी दूसरे स्टेट में, उस पे भी पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, ये परिवारवाद पे सबसे बड़ा चोट होने वाला है। यदि कोई ये चाहेगा हम परिवारवाद को कंटिन्यूएशन में करें, लोग परिवारवाद नहीं, आप विकासवाद के पे वोटिंग करने बहुत स्ट्रॉन्ग बातें आपने सौरभ भाई कह दी, बहुत स्ट्रॉन्ग बातें। सारिका जी प्लीज, यू हैव टू बी ऑन स्क्रीन नाउ। सारिका जी, जंगल राज के बाद जो सबसे ज्यादा वार करने वाला पॉइंट था एनडीए के पास, वो परिवारवाद ही था। रोहित जी, इनके जितने भी घटक दल हैं, अगर मैं मांझी जी की बात कर लूं तो वो परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए। जिनको भी उन्होंने टिकट वितरण किया, एक अपने समधन को कर दिया, एक अपने बहू को कर दिया, एक अपने दामाद को कर दिया, एक अपने बेटे को कर दिया, बताइए। और जो इसके एक और पार्टी है, उनके साथ है चिराग जी हैं। चिराग जी ने भी अपने भतीजे, भाई, जीजा, इनसे इतर कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। और खुद जदयू और भाजपा में कई ऐसे नेता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी लेगेसी चली आ रही है। तो परिवारवाद पे जब एनडीए बात करती है तो मुझे समझ में नहीं आता। खैर वो जो भी है, देखिए अभी इन्होंने बात कहा कि तेजस्वी यादव जी का जनाधार क्या है, नहीं है। मुझे लगता है जो बिहार में रहते हैं, और आप तो भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आपको इतना जरूर पता होगा कि पिछला विधानसभा महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ा था। वहां कोई और नाम नहीं था, कोई और चेहरा नहीं था। और अगर वोटों के अंतर का प्रतिशत मैं आपको बता दूं तो महज 12,000, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये डेटा है। जाके मैं तो कहूंगी राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ बैठिए तो ये सब लेकर के बैठिए। मतलब कोई कहीं बातों पे मत बैठिए ना, डेटा पे बैठिए, ऑथेंटिक बातें कीजिए। 12,000, महज 12,000 वोटों का अंतर था रोहित जी। अब मुझे नहीं समझ में आता है ये लोग कहाँ से ये आंकड़े लाते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है। खैर हम इन मजबूरी और व्यवस्थाओं पे नहीं, हम एक बदले हुए बिहार और बिहार के विकास पे बात करने आए हैं। और सिर्फ एक प्रश्न मेरा भाजपा वाले लोगों से है, पिछला मैनिफेस्टो में किए गए कितने वादों को आपने पूरा किया? चूंकि सरकार आपकी थी, आपकी थी सरकार, 20 सालों से बिहार में आपकी सरकार है। अगर फिर भी आपको लोगों को 15 साल पहले लेके जाना पड़ा तो ये तो वही बात हो गया। एक माँ जो है ना, भूखे बच्चे को ये कह के डरा रही है, बेटा सो जाओ, भूखे पेट सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। अरे नहीं, उस बच्चे को गब्बर से नहीं, उसके पेट की आग से मतलब है। उसे खाना चाहिए, उसे दूध चाहिए, उसे रोजगार चाहिए बड़ा होकर के। आप कब तक ये मतलब दिखा के डर? लेकिन अब बिहार की जनता समझ चुकी है। मैंने कहा ना, बिहार के युवाओं ने, महिलाओं ने बिल्कुल वोट इस नाम पे दिया है जो उनके लिए रोजगार देगा, जो उनके लिए खड़ा रहेगा। और 100 बातों की एक बात, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पैदान पे है, हर मकाम पे, हर क्षेत्र में। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं कुछ बोल सकती हूँ। शिक्षा में सबसे पीछे, स्वास्थ्य में सबसे पीछे, रोजगार में सबसे पीछे, गंदगी में सबसे आगे। तो आप किस आधार पे कहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य आपने 20 सालों में दे दिया? बिहार अगर विकसित राज्य होता तो हर साल 2 लाख लोग जो है ना यहाँ से पलायन करके गुजरात में जाकर के मजदूरी नहीं कर रहे होते। आपने तो बिहार को एक मजदूरों का राज्य बना के छोड़ दिया है। फैक्ट्री आप लगाते हो गुजरात में और चाहते हो कि बिहार से मजदूर आप लेके जाओ। ये सही है सारिका जी, जैसे ये लोग कह रहे थे ना जंगल राज, परिवारवाद, ये वाला स्लैंग भी बहुत वायरल रहा। लालू जी ने ट्वीट भी किया था, आरजेडी की तरफ से ट्वीट हुआ था कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। शुभेंदु जी, ऐसी परिस्थितियां हैं क्या? देखो भाई, मैं तो सारिका जी के डायलॉग पे थोड़ा सा डर गया। माँ कहती है बच्चे सो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। पता नहीं कौन सा वाला गब्बर सिंह है बिहार में, कौन सा गब्बर सिंह है, लालू यादव या कोई और, मालूम नहीं। उन्होंने किसके लिए कहा ये वो खुद ही जानती होंगे। हाँ, पर एक बात जरूर है सारिका जी, कोई बच्चा भूखा नहीं सोया वहां पे, चाहे अभी चाहे कोरोना पीरियड में। जो बच्चा भूखा नहीं सोया, ये जिम्मेदारी के साथ केंद्र सरकार ने जो पूरे भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन दिया है, और बिहार भी उसका एक बड़ा लाभार्थी क्षेत्र रहा है। लोगों ने देखा सारिका जी, लोगों ने देखा कि किस तरीके से लगातार वर्षों से जो खाने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमारे घर पे आ रही है। और गरीब लोगों के लिए वो भोजन, वो राशन की दुकान, वो वहां से मिलने वाला चावल या उनसे मिलने वाला और सामान, वो रोज याद आता है। और फिर ये डायलॉग क्यों मारे, कौन लोग मार रहे हैं? इंडिया गठबंधन के लोग, कि बच्चे सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, वो किसके लिए मारा है वो वही बताएंगे। फिर भी मैं ये बात मानता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर पढ़ाई नहीं है, सबसे ज्यादा IAS IPS
वहीं से बनते हैं। बिहार के अंदर जो भूमि है, मैं पीछे किसी एक प्रोग्राम में मिला खान सर से, तो उन्होंने कहा, हमने कहा आप दिल्ली और बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं इसको अपने कोचिंग को बढ़ाते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। बोले बढ़ाना तो चाहते हैं, पर जो बिहार की जमीन है वो एजुकेशन के लिए इतना फर्टाइल है कि कोई भी बच्चा वहां पैदा होता है वो अपने आप पढ़ जाता है। पर बड़े बड़े नेता 8वां 10वां नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो क्रिकेट खेलने में लग गए। मेरा मानना है कि इतनी फर्टाइल जमीन होने के बावजूद एजुकेशन पे इतना समझदारी होने के बावजूद भी सारिका जी को उनके नायकों की एजुकेशन के ऊपर कम से कम ग्रेजुएशन तक तो करना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, डन। भरत जी जल्दी से आ जाइए स्क्रीन पर। भरत जी, माहौल तो बहुत शानदार बना था इन चुनावों में, राहुल गांधी जी ने भी जो यात्रा निकाली बहुत शानदार बना, फिर उसके बाद बहुत लिमिट हो गए राहुल गांधी कांग्रेस। आपको नहीं लगता और ज्यादा रैलीज होती, और ज्यादा कड़ी फाइट होती? हालांकि आप लोग तो कह रहे हैं एग्जिट पोल तो ये धराशायी होने वाले, एग्जैक्ट पोल बिल्कुल उलट होंगे, यानी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने पूरा काम किया, जी जान लगा दी थी। रोहित भाई, आपको 14 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ये जो एग्जिट पोल दिख रहा है ना आपको, मैंने कहा ना ये बहुत भारी दबाव में एग्जिट पोल आए हुए हैं, भारी दबाव में। और आज शर्ती आपको बता रहा हूँ, और बिहार के लिए एग्जिट पोल तो काम ही नहीं करता है। बिहार में आप उठा के देखिए कितने % एग्जिट पोल सही हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए सब धराशायी हो गए हैं, और फिर देखिएगा धराशायी होंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि देश, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत ही सटीक एनालिसिस करते हैं। आप मुझे बताइए कि पहली बार आपने भी शायद सुना होगा कि देश का कोई प्रधानमंत्री कट्टे की बात करता हो, कनपटी की बात करता हो, जो है ये 6 गोली जो है उतार दे, छाती में गोली पे मारने, ये कोई मतलब एक प्रधानमंत्री का ये कोई मतलब ये बात करने का तरीका होता है कि ये प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात, ये जंगल राज की बात कर रहे हैं भाई, ये जंगल राज की बात कर रहे हैं। इनका एक अनंत सिंह वो कहाँ पे है अभी? अनंत सिंह जी के सामने भी वीना देवी जी, वहां पे कौन लड़ा, ये सारी चीजें बिहार की जनता सुपर स्मार्ट है इस बार। तो मैं मान रहा हूं कि 14 तारीख को बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, और आप जैसे चेहरे मेरे साथ जुड़ेंगे चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आज मेरे को वक्त इतनी इजाजत दे रहा भरत जी, थैंक यू सो मच। सारिका मैम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। झा सर आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, अगली बार यकीन मानिए आज का वक्त भी दूंगा। थैंक यू सो मच झा सर। और श्वेदु सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। इंतजार रहेगा 14 तारीख का, जब आएंगे नतीजे तो आप भी जुड़ जाइएगा सुबह 6 बजे से। सबसे सटीक नतीजे सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। नमस्ते।